नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीसीएस एकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान विषय से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा जारी वर्कबुक का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। इस वर्कबुक में 41 कार्यपत्रक दिए हुए हैं। इस वीडियो में हम पहले कार्यपत्रक का सॉल्यूशन देखेंगे। उसके पश्चात हम एक एक करके सभी 41 कार्यपत्रकों का सॉल्यूशन देख लेंगे। विद्यार्थियों, ये जो वर्कबुक है, कार्यपुस्तिका है, ये राजस्थान सरकार के द्वारा तैयार करवाई हुई है। इसलिए बोर्ड परीक्षा में इसमें से अधिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए इसका आप समझते हुए सॉल्यूशन करेंगे, याद करेंगे। विद्यार्थियों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि अभिक्रिया Mg+O2 डेंस टू MgO में अभिकारक व उत्पाद कौन कौन से हैं। हमें यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है और उस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर हमारे को ये पूछा गया है कि इसमें अभिकारक तो कौन कौन से हैं और उत्पाद कौन कौन से हैं। तो देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो रसायन काम में आते हैं, प्रयुक्त होते हैं, उनको हम कहते हैं अभिकारक। तो अभिकारक के रूप में यहाँ पर मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन गैस है। और जो नए रसायनों का निर्माण होता है, उनको हम उत्पाद कहते हैं। तो उत्पाद के रूप में यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो MgO यहाँ पर उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र लिखिए। कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए नाम जैसा नाम है उसी प्रकार का इसका सूत्र है। सूत्र देखिए, ये हमारे पास में है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका अपनी साधारण भाषा में ये काहे का फॉर्मूला है? ये संगमरमर के पत्थर का फॉर्मूला है। संगमरमर, इसे हम चूने का पत्थर भी कह सकते हैं। चूने का पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए। विद्यार्थियों, यहाँ पर ये जो द्रव्यमान संरक्षण नियम है, ये रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित जो द्रव्यमान संरक्षण नियम है, वो देखिए क्या है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है, न ही नष्ट होता है। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पादों का द्रव्यमान बराबर होता है। तो देखिए, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान उत्पन्न होता है, न तो द्रव्यमान उत्पन्न होता है, अतिरिक्त कोई द्रव्यमान उत्पन्न नहीं होता। न ही नष्ट होता है। नष्ट होता है। इसको आप दूसरे तरीके से भी पुट कर सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पादों का द्रव्यमान बराबर होता है। किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों का द्रव्यमान अभिकारकों का द्रव्यमान वह उत्पादों का द्रव्यमान बराबर होता है। उत्पादों का द्रव्यमान
बराबर होता है, अर्थात उनके द्रव्यमानों में कोई परिवर्तन नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने वाली एक विधि का नाम लिखिए। तो इस विधि का हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, इसके अंदर हम अलग अलग संख्याएं पुट करके रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। तो इस विधि को हम हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भुजे हुए चूने का रासायनिक नाम व रासायनिक सूत्र लिखिए। तो देखिए मैं एक रासायनिक अभिक्रिया के जरिए आपको समझा देता हूं कि अभी अभी हमने ये देखा था CaCO3, यह है चूने का पत्थर, और जब इसको गर्म किया जाता है तो ये बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। यहाँ से CO2 गैस बाहर निकलती है। तो ये यहाँ पर हमारे पास में ये तो है चूने का पत्थर, चूने का पत्थर, और इसको गर्म करने पर ये हमें कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। इसको हम कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। क्लियर। अभी आगे हमें एक इक्वेशन और देख लेते हैं। जब इस बिना बुझे हुए चूने को, कैल्शियम ऑक्साइड को हम जल में डुबो दें, जल में डुबो देंगे तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाएगा। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। यही क्या है? बुझा हुआ चूना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या है? इसका नाम भी देख लें। रासायनिक नाम तो हो जाएगा, इसका रासायनिक नाम और सूत्र पूछा है, तो नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न समीकरण कौन सी अभिक्रिया का प्रकार है? यहाँ पर आप ध्यान देंगे, अभिक्रिया को गौर करके देखेंगे। ये हमारे पास में है कॉपर सल्फेट, जिंक से क्रिया करके जिंक सल्फेट बना रहा है, और यहाँ पर कॉपर है वो बाहर निकल रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारे पास में एक अभिकारक है, ये दूसरा अभिकारक है। इस अभिकारक के अंदर, कॉपर सल्फेट के अंदर, ये जो कॉपर वाला आयन है ये जिंक से प्रतिस्थापित हो जाता है। तो कॉपर के स्थान पर जिंक आ जाएगा, तो और यहाँ से ये कॉपर को बाहर निकाल देगा। तो यहाँ से जिंक सल्फेट जब जिंक से कॉपर सल्फेट जब जिंक से क्रिया करेगा, जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया का प्रकार पूछा है, तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगले एक प्रश्न के अंदर हमें पूछा गया है द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर अभिकारकों के जो यौगिक हैं उसमें अभिकारकों के एक एक आयन आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो उस अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। ये हमारे पास में सोडियम सल्फेट है, Na2SO4,
और जब इसको हम बेरियम क्लोराइड से क्रिया करवाएं तो हमें उत्पाद के रूप में बेरियम सल्फेट प्राप्त होता है, साथ में सोडियम क्लोराइड प्राप्त होगा। इस इक्वेशन को यदि हम संतुलित करें तो 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इस द्विविस्थापन अभिक्रिया में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये हमारे पास में सोडियम है और यहाँ पर बेरियम है। तो ये दोनों क्या होते हैं, यहाँ पर इंटरचेंज हो जाते हैं। ये यहाँ पर Na यहाँ चला जाएगा, बेरियम यहाँ आ जाएगा। तो दोनों ही अभिकारकों के एक एक आयन आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं और ये इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अभिक्रिया ZnO प्लस C Zn+CO में कौन सा अभिकारक उपचयन हो रहा है तथा कौन सा अपचयन। तो इस अभिक्रिया के अंदर अपचयन और उपचयन किसका होता है ये हमें बताना है। देखो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं, उपचयन तो क्या होता है, उपचयन किसे कहेंगे और अपचयन किसे कहेंगे, अपचयन और उपचयन किसे कहेंगे। तो उपचयन के अंदर तो होता है ऑक्सीजन की वृद्धि। उपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। ऑक्सीजन की वृद्धि। और अपचयन के अंदर होता है ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी होती है। तो यहां पर आप देखें, इक्वेशन को देख लें कि ZnO, तो यहां से जब ये उत्पाद में कन्वर्ट होता है तो इसमें ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, तो इसका तो होता है अपचयन। और कार्बन था, इसमें एक ऑक्सीजन जुड़ गया, इसका मतलब इसमें हो रहा है उपचयन। तो उपचयन तो किसका हो रहा है, तो कौन सा अभिकारक उपचयन हो रहा है, तो कौन से अभिकारक का उपचयन हो रहा है, तो यहाँ पर जे कार्बन का, कार्बन का तो हो रहा है उपचयन और अपचयन हो रहा है ZnO का। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कॉपर सल्फेट को जिंक के पात्र में नहीं रखा जा सकता, क्यों। देखिए विद्यार्थियों, कॉपर सल्फेट को यदि हम जिंक के पात्र में रखेंगे तो कॉपर सल्फेट जिंक से क्रिया करके जिंक सल्फेट बना लेगा और कॉपर उसके पेंदे में बैठ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, कॉपर सल्फेट जिंक से क्रिया करके, जिंक से क्रिया करके जिंक सल्फेट बनाता है, जिससे पात्र क्षयित हो जाएगा, जिससे पात्र क्षयित हो जाता है, पात्र क्षयित हो जाता है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, यह किस गैस का होता है। एक बार इसकी रासायनिक अभिक्रिया देख लीजिए। ये हमारे पास में है लेड नाइट्रेट, PbNO3 का होल ट्वाइस। और जब इसको हम गर्म करेंगे तो विद्यार्थियों ये लेड ऑक्साइड में टूट जाएगा, साथ में NO2 यहाँ पर प्राप्त होगा, ऑक्सीजन गैस भी यहाँ पर मिलेगी। लेकिन हमें ये कहा गया है कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित करता है। तो ये जो भूरे रंग का धुआं है ये NO2 गैस से हमें प्राप्त होगा।
तो भूरे रंग के धुएं के साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन बाहर नहीं निकलती बल्कि NO2 बाहर निकलती है। भूरे रंग का धुआं। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि यह किस गैस का होता है, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। तो विद्यार्थियों, ये था हमारा पहला कार्यपत्रक। आप हमारे साथ में यूं ही जुड़े रहिए। एक एक करके हम सभी कार्यपत्रकों का सॉल्यूशन यहाँ पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस कार्य पुस्तिका के सभी पत्रकों का जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन लेकर आएं। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।